आपकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो शिक्षा की है जी। स्वास्थ्य की है जी। बिजली की है, पानी की है, किसानों की है, बेरोजगारों की है। हम बात करते हैं मुद्दों की, इन समस्याओं की, और इन्हीं पे काम कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखिए, हमारा दिल्ली मॉडल देखिए, आपके पास, हमारे पास, हम बात नहीं कर रहे हैं केवल, हमारे पास दिखाने के लिए दिल्ली मॉडल है, करके दिखाया है, और उसे ही लेके, उन्हीं मुद्दों को लेके हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, और हम उससे भी आगे के मुद्दों को लेके आए हैं उत्तर प्रदेश में। तो नमस्कार, मैं शीलेंद्र कुमार डिमांडिंग अहीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माननीय अर्जुन सिंह यादव यसू जी से। ये रामनगर के निवासी हैं और ये एटा जिला के महरेरा विधानसभा क्षेत्र 105 से आम आदमी पार्टी के विधायक पद के उम्मीदवार हैं। ये एक युवा, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हैं। तो आज हम इनकी निजी जिंदगी के साथ साथ इनके राजनीतिक करियर एवं समाज से जुड़े कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, समाज में व्याप्त बुराइयों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे आम आदमी पार्टी के यूपी के लिए लाए गए घोषणा पत्र के बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की। नमस्कार अर्जुन जी। जी नमस्कार जी। अर्जुन जी, हम राजनीति पर तो चर्चा करेंगे ही, उससे पहले हम आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम आपकी स्कूलिंग के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि जनता चाहती है कि हमारा नेता पढ़ा लिखा समझदार हो। जी, तो इसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। जी, सबसे पहले आपने पूछा पारिवारिक पृष्ठभूमि। जी। तो मेरे पिताजी श्री तरुण यादव आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। मेरे बाबा श्री रामपाल सिंह वकील साहब, उनका सन 1995 में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। हमारे बड़े बाबा श्री राम गोपाल सिंह यादव हैं, जो रिटायर्ड पीईएस अधिकारी हैं। जी। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो इंग्लिश टाइम्स में यादवों में पहले आईपीएस अफसर थे। जी, श्री कोमल सिंह यादव एसएसपी साहब। अब स्कूलिंग के बारे में हम आपको बताएं, हमारी इंटर तक की शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर में हुई एटा में। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन श्री गोपाल जी महाविद्यालय से की। उसके बाद हमने बीएड भी श्री गोपाल जी महाविद्यालय से किया। उसके बाद हमने टेट और एसटेट दोनों पास किए, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी अपनी कंप्लीट की है अभी। जी, और अभी मेरी पीएचडी चल रही है। आपके मन में राजनीति में आने का ख्याल कब और क्यों आया? दरअसल देखिए, सन 2020 तक तो मैं पढ़ाई कर रहा था। परिवार तो राजनीति में प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से सक्रिय रहा पहले भी। सन 1993 में जब माननीय मुलायम सिंह नेताजी निधौली कला से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तो हमारे घर पे ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा लगाया था उस टाइम में, और घर से पूरा सपोर्ट भी किया था उन्हें। वहीं से उनके इलेक्शन का भी संचालन किया। उससे पहले जब राम नरेश जी मुख्यमंत्री बने थे, तो उससे पहले जो चुनाव लड़े थे वो भी निधौली कला से चुनाव लड़े थे। तो उसका भी हमारे यहाँ से काफ़ी चुनाव का, उनके चुनाव में सहयोग हुआ, संचालन हुआ। तो ये मेरे जन्म से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, तो उसके बाद हमारे बाबा स्वर्गीय श्री रामपाल सिंह वकील साहब 2 बार ग्राम प्रधान रहे। अच्छा। रामनगर के। जी, परिवार तो शुरू से ही जनसेवा में रहा, क्योंकि हमारे आसपास कोई विद्यालय नहीं था। ये जब हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के समय की बात है, तो लोग बड़े परेशान थे कि शिक्षा का कोई साधन नहीं था हमारे क्षेत्र में। तो एक यहाँ हिम्मतपुर पे श्री कोमल सिंह इंटर कॉलेज की स्थापना की उन्होंने। जी। उसके अलावा हमारे बड़े बाबा श्री राम गोपाल सिंह यादव और हमारे बाबा स्वर्गीय श्री रामपाल सिंह यादव, दोनों लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमेशा जनसेवा में रहे। उसके बाद पिताजी समाजवादी पार्टी में भी रहे, जिला उपाध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी में।
उसके बाद सन 2021 में आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर पिताजी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। साथ में हमने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और हमारा भी झुकाव राजनीति की तरफ इसलिए हो गया कि देखिए, अब जन सेवा करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम राजनीति है। क्या आप यहाँ के जातिवाद के मिथ को तोड़कर माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को यहाँ स्थापित कर पाएंगे? क्या आप जनता को अपनी तरफ लुभा पाएंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने जातिवाद और धर्म के ऊपर। देखिए, आज जो हमारे उत्तर प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश का पिछड़ा होने का मुख्य कारण है, वो केवल और केवल जातिवाद है। जी। आज तक यहाँ की सारी सरकारें, कोई भी पार्टी रही हो, वो सब जातिवाद के आधार पर सरकार बनाते चले आए, ना कि जनता के मुद्दों के आधार पर। कभी भी किसी सरकार ने अच्छी शिक्षा की बात नहीं की, अच्छे स्वास्थ्य की बात नहीं की, बेरोजगारी की बात नहीं की, किसान के मुद्दों की बात नहीं की, जी। आम जन की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनकी कभी बात नहीं की। जी। केवल बात की है तो जाति और धर्म की। जाति और धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ते आए हैं, उनमें आपस में दंगे फसाद कराते आए हैं, आपस में लोगों में बैर कराते आए हैं। जी। जो उत्तर प्रदेश में पुरानी जितनी भी सरकारें रही हैं, सभी केवल और केवल जातिवाद के मुद्दे पे अपनी सरकारें बनाती आई हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती आई हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, उन्होंने जो कार्य किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में के अलावा रोजगार के क्षेत्र में भी कार्य किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए हैं, तो इन कार्यों को आप संक्षिप्त में थोड़ा सा बताइए। जी, दिल्ली में क्या है कि हर मोहल्ले पे एक क्लिनिक बनाया गया है, मोहल्ला क्लिनिक उसे नाम दिया गया है। जी। आपकी जितनी छोटी मोटी जो बीमारियां हैं, उन सब की दवाई उन मोहल्ला क्लिनिकों पे बिल्कुल मुफ्त मिल जाती है। जी। हर क्लिनिक पे डॉक्टर बैठा हुआ है। उसके अलावा जो बड़ी बीमारियां हैं, सर्जरीज़ हैं, जिनमें लोगों का लाखों रुपया खर्च हो जाता है और गरीब लोग तो काफ़ी, बहुत हमारे यहाँ के गरीब लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं, वो सारा इलाज दिल्ली सरकार ने गरीबों के लिए, आम जन के लिए फ्री कर रखा है। 1 रुपये से लेके 1 लाख रुपए का हो, 10 लाख रुपए का हो इलाज, वो सारा फ्री है। जी। तो देखिए, स्वास्थ्य की जो समस्या है वो ख़त्म हो गई। जी, बिल्कुल। जब आपको इस तरह का ट्रीटमेंट मिलने लगे, वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल। उसके बाद दूसरी बात आती है शिक्षा की। जी। तो आज आप देख लीजिए प्राइमरी स्कूलों की क्या हालत है। क्या आप कह सकते हैं कि किसी प्राइमरी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है अपने यहाँ? किसी सरकारी स्कूल में किसी अच्छे स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं आप? उम्मीद भी नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश में। जी। दिल्ली में उन्हीं सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा व्यवस्था कर दी। उस शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा फर्क पड़ता है हमारी आने वाली पीढ़ी पे। जी। जब हमारे जो नींव है, जो बच्चों की नींव है, जो शिक्षा है, वही कमज़ोर हो जाएगी तो भविष्य अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। जब शिक्षा अच्छी होगी प्रत्येक वर्ग की, तो अपने आप देश का भविष्य अच्छा होगा, युवा का भविष्य अच्छा होगा। शिक्षा की समस्या ख़त्म हो गई। उसके बाद बात आती है बिजली की। 24 घंटे निर्बाध बिजली, फ्री बिजली, 200 यूनिट बिजली फ्री है दिल्ली में। एक आम इंसान महीने में 200 यूनिट यूज कर पाता है, वो फ्री है। पानी, आप कई गाँव में, मैंने ये पानी की समस्या ये है, कई गाँव में पीने लायक पानी नहीं है। कई गाँव में बहुत से गरीब भाई बहन होते हैं, वो खुद का नलकूप नहीं लगवा सकते, नल घर पे नहीं लगवा सकते, बोरिंग नहीं करवा सकते। वो बेचारे, मैंने देखा है, माता बहनें हमारी, छोटे छोटे बच्चे पड़ोस के घरों से पानी भर के लाते हैं, आसपास कोई सरकारी नल हो वहाँ से पानी भर के लाते हैं। जी। तो घर घर पानी की व्यवस्था की है समुचित, बढ़िया फिल्टर्ड पानी हर घर तक आता है, फ्री पानी है। जी। उसके अलावा हमारी माता बहनों की फ्री ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है पूरे दिल्ली में। जी। जितनी माता बहनें हैं उन्हें फ्री में पूरे दिल्ली में डीटीसी की बसों द्वारा कहीं भी आवागमन कर सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। जी। तो आज ही हमारा घोषणा पत्र पार्टी का जारी हुआ है उत्तर प्रदेश में। जी। उसमें जो मुख्य योजनाएं हैं वो संक्षिप्त में बता देता हूँ। जी। सबसे पहले जितने भी हमारे बेरोजगार भाई हैं,
सबको 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता जी। और 1,000 रुपये हमारी जितनी 18 साल से ऊपर की माता बहनें हैं उन्हें प्रति महीने पेंशन। बजट का 25% शिक्षा पर खर्च होगा जी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त और बाकी बकाया बिल माफ़ जी। सभी के। किसान भाइयों का जितना कर्ज है वो सारा माफ़। जो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया है जो एक बहुत बड़ी समस्या रहती है जी बिल्कुल। वो सारा बकाया तुरंत भुगतान होगा सरकार बनते ही। जी। ये सारी हमारे घोषणा पत्र में योजनाएं हैं। किसानों का जितना कर्ज है वो सारा माफ़ होगा जी। ये तो मान लिया कि दिल्ली की बात है। दिल्ली एक छोटा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, छोटा है। क्या केजरीवाल की सरकार ये सारा कुछ यहाँ यूपी में प्रोवाइड करवा पाएगी? इतनी बड़ी जनसंख्या है यहाँ पर, तो क्या ये मोदी जी के 15 लाख वाले जुमले की तरह जनता के साथ कोई छलावा तो नहीं होगा? आम आदमी पार्टी कोई भी बात करती है तो वो पहले से कैलकुलेट करके और फैक्ट के ऊपर करती है जी। दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़ रुपए जी। और उत्तर प्रदेश बड़ा है तो उसका बजट भी 5.5 लाख करोड़ है। दिल्ली के बजट का लगभग 9 गुना बजट है जी। अगर बड़ा है तो बजट भी बड़ा है। तो जो योजनाएं हम बता रहे हैं, जो घोषणा पत्र में कह रहे हैं, वो ज़मीन पे भी आसानी से लागू कर लेंगे। अच्छा, ये जो हमारा म्हारेरा विधानसभा क्षेत्र 105 है जी, यहाँ पर एक समस्या काफ़ी दिनों से है। काफ़ी दिनों से क्या, जब से हमने तो देखा है वो समस्या ही है कि बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई भी प्लेग्राउंड नहीं है, कोई क्रीड़ा स्थल नहीं है। इसकी बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे खेलें तो कहाँ खेलें, क्योंकि चुस्त तंदुरुस्त रहना है तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो अगर आप सत्ता में आती है आपकी सरकार, आप विधायक बनते हैं, तो आप इस पर क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे? इस पे हम देखिए, हम सबसे अच्छा तो ये रहेगा अगर हम हर ब्लॉक स्तर पे क्रीड़ा स्थल बनवाने में कामयाब हों, और हम इसका पूरा प्रयास करेंगे अगर हम सत्ता में आए तो हर ब्लॉक स्तर पे एक क्रीड़ा स्थल बने जी। और एक बड़ा स्टेडियम जो हमारे युवा भाई हैं उनके लिए जी विधानसभा में जी उपलब्ध रहेगा, बनवाएंगे जी। और एक तहसील की समस्या और है हमारे विधानसभा म्हारेरा की, तो ये मुख्य समस्या है हमारे जी। यहाँ बहुत बार ये मुद्दा उठाया है लेकिन इस पर किसी भी सरकार ने अभी तक अमल में नहीं लाया गया। हम अपनी म्हारेरा विधानसभा की आदरणीय जनता से वादा करते हैं जी कि अगर हमें मौका मिला जी तो हम म्हारेरा को तहसील बनवा देंगे जी। दूसरा, एक सबसे बड़ी समस्या और है कि बस स्टैंड की। जी। म्हारेरा विधानसभा में बस स्टैंड नहीं है, इतनी बड़ी विधानसभा होने के बाद भी। जी। तो हम म्हारेरा विधानसभा में बस स्टैंड का भी निर्माण करा देंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। म्हारेरा विधानसभा में अगर मतदाताओं ने जिसे वोट दिया है वो दिल खोल के दिया है जी। और म्हारेरा विधानसभा ने जिन जनप्रतिनिधियों को आज तक चुना जी। उन्होंने दोबारा मुड़ के नहीं देखा विधानसभा की तरफ, कोई विकास का कार्य नहीं कराया। तो और मुड़ के इसलिए नहीं देखा कि वोट जात पे पड़ा, जी। क्योंकि उन्हें मालूम है कि वोट तो हमें जात के नाम पे मिल जाएगा, तो हम मुद्दों पे कार्य क्यों करेंगे। जी बिल्कुल। अगर म्हारेरा विधानसभा या हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, मतदाता जागरूक हो जाए और मुद्दों पे वोट देने लगे तो जनप्रतिनिधि घर घर जाके समस्या पूछ के और काम करने लगेंगे और जनप्रतिनिधियों में सुधार हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो कह सकते हैं ये एक तरह से जनता की भी कमी है जो जातिवाद पर नहीं, जनता की कमी देते हैं क्या कि जो शुरू से एक मतलब परंपरा सी चली आ रही है पुरानी। जनता, देखिए जनता की कमी नहीं, जनता तो भोली है जी। जनता की कमी नहीं है, पार्टियां ही। आप बताइए ना, किसी पार्टी ने जनता को कभी उस तरफ जाने ही नहीं दिया, जातिवाद से ऊपर उठने ही नहीं दिया, कभी कोई मुद्दों की बात ही नहीं की किसी पार्टी ने। जी। हमारी ऐसी पहली पार्टी है जिसने मुद्दों की बात की है। जी। अब आए हैं तो जनता तक अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं और जनता समझेगी भी। जी। फिलहाल बीजेपी से जनता इतनी दुखी है कि अगर किसान खेत में जाता है तो वो देखता है कि गायों ने, सांडों ने बहुत ज़्यादा खेती बर्बाद कर दी है। ये सबसे बड़ी समस्या तो गाय और बैलों की है। बैल कहीं पर रास्ते में किसी को उठा के पटक देते हैं। आजकल बहुत वीडियोस चल रही हैं, उनमें आपने देखा होगा।
तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा? आप सरकार को कोई सुझाव देना चाहें, या सरकार आपकी जब सत्ता में आती है तो आप इसके लिए क्या निर्णय लेंगे, क्या सोचेंगे? हमारी सरकार आए, हम सभी के लिए ये सुझाव है हमारा जी, सभी सरकारों के लिए जी, कि इसका प्रबंधन एक बहुत छोटी चीज़ है जी, अभी हर ब्लॉक स्तर पे सरकार ने गौशाला बनवाई है जी, लेकिन उनका प्रबंधन खराब है। 30 रुपये प्रति पशु के हिसाब से भेजते हैं। अब आप बताइए, क्या इतना बड़ा पशु, गाय या सांड या कोई भी बड़ा पशु है, क्या 30 रुपये में उसका पालन पोषण हो सकता है? जी। तो अब बात बस ये है कि बिल्कुल जो है प्रबंधन है वो गलत है इसका। अगर इनका प्रबंधन अच्छी तरह से कर दिया जाए, अगर गौशालाओं के लिए जगह भरपूर हो और बजट भरपूर कर दिया जाए, जितनी आवश्यकता है प्रति पशु के हिसाब से, अगर इतना बजट अलाउट कर दिया जाए और टीमें गठित कर दी जाएं हर ब्लॉक स्तर पे, जैसे जिस किसान भाई की शिकायत जाए वहाँ तक एक जो ब्लॉक गौशाला पे गाड़ी उपलब्ध हो जिसमें वो जाए और पशु को पकड़ के गौशाला में ले आए, वहाँ उसके खान पान की उचित व्यवस्था हो जाए। तो इतनी छोटी सी समस्या है, इसे विकराल रूप दे दिया है सरकार ने अपने अनियमित प्रबंधन से। जी। अच्छा, हमने देखा था पिछली 26 जनवरी, जो 26 जनवरी 2021 थी, उस दिन किसान सड़कों पे थे, और अभी जो 26 जनवरी थी 2022, इस दिन स्टूडेंट सड़कों पे थे। जी जी। ये क्या है? ये सरकार की नाकामयाबी है, ये सरकार का नाकारापन है, क्या कारण है? एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया उसमें धांधलीबाजी की गई, तो इस पर खान सर जो हैं तो उन्होंने इस पर मुद्दा उठाया, तो इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी सरकार बनती है तो इन सब मामलों में आप निजात दिला पाएंगे जनता को? ये सरकार तो बोलने वालों पे एफआईआर करा देती है, साहब जो सच बोलता है उस पर एफआईआर हो जाती है जी। तो जब हमारा किसान सड़कों पे था जी, ये डाटा तो कम है, किसान भाई तो बहुत शहीद हो गए, ये मैं आपको वो डाटा बता रहा हूँ जो मीडिया द्वारा दिखाया गया है, बाकी दबा देते हैं किसान भाई उसमें शहीद हो गए आंदोलन में जी। और फिर भी केवल जो 3 काले कानून थे जी, उन्हें तो किसान भाइयों का आंदोलन इस मामले में सफल रहा, उन्हें धन्यवाद भी देंगे हम कि उन्होंने वो 3 काले कानून वापस करा दिए जी। लेकिन आज भी जो हमारे किसान भाइयों की समस्याएं हैं उनका निपटारा नहीं हुआ। आज किसान भाइयों को फसल का एमएसपी नहीं मिलता उचित। जी बिल्कुल। खाद बहुत महंगी है किसान भाइयों के लिए। आज हमारे किसान भाई की सबसे एक विकराल समस्या है, खेतों में जो पानी भरने के लिए इंजन या ट्रॉली का उपयोग करते हैं, जो वो इंजन चलाते हैं वो डीजल से चलता है, डीजल 90 रुपये लीटर है जी। तो किसान भाई की तो उपज का मूल्य नहीं निकल रहा। भाई ट्रैक्टर में भी डीजल पड़ना है, इंजन में भी पड़ना है, ट्रॉली में भी पड़ना है, उसके अलावा खाद बहुत महंगी है, जो लागत मूल्य है वो फसल का बहुत हो गया है जी। हाँ, और किसानों की समस्या हम इसलिए और अच्छी तरह जानते हैं कि हम खुद भी एक किसान हैं जी। जी। अभी स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, हाल ही मैंने कल ही एक वीडियो देखिए, देखा आप चाहे था। कोई भी परीक्षा रही हो, ये सरकार कोई भी भर्ती नहीं करा पाई, कोई परीक्षा इस ढंग से नहीं करा पाई, चाहे आप टेट को ले लें जी, चाहे 69 शिक्षक भर्ती हो, चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो जी। 69 शिक्षक भर्ती में बड़ा अनियमित तरीके से आरक्षण हुआ जी, ओवरलैपिंग भी खत्म कर दी। उसके बाद आपने एक लीपापोती करके बाद में एक लगभग 6000 लोगों की लिस्ट और जारी कर दी। तब भी करीब ओबीसी वर्ग का उसमें 10 से 12 हज़ार छात्र वंचित है अपने हक से उस भर्ती में जी। उसके अलावा टेट में अभी जो ये 23 दिसंबर को तो टेट कैंसिल हो गया था जी। और फिर 23 जनवरी को जब दोबारा टेट हुआ तो तमाम छात्र मौसम ख़राब होने की वजह से पहुंच नहीं पाए परीक्षा स्थलों पर। परिवहन व्यवस्था इतनी ख़राब कर दी कि छात्र अपना परीक्षा देने ही नहीं पहुंच पाए। अच्छा, ये सरकार कहती है कि हमने गुंडागर्दी ख़त्म कर दी है, क्या आपको लगता है इन्होंने गुंडागर्दी ख़त्म कर दी है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता जी। जब खबरें देखते हैं, हमें अखबार देखते हैं तो आप देखिए तमाम आपको अखबार में अपराध रंगे हुए मिल जाएंगे। हाल ही में संदीप गुप्ता वाला हत्याकांड देख लें, या कुछ दिन पहले हाथरस में जो बेटी के साथ अन्याय हुआ वो देख लें, उन्नाव में एक बेटी के साथ अन्याय हुआ उसे देख लें आप। जो अपराधी हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं इन सब कांडों पे।
किस बेस पे कहते हैं कि हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी है? ये सारा आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी में सबसे वो तो ज्यादा पता नहीं कितने, वो तो लाखों रोजगार भी तो बताते हैं जी कि उन्होंने तो वो सरकार तो ये कहती है कि हमने लाखों रोजगार दे दिए। जी 4 से 5 लाख रोजगार अब तक हम दे चुके हैं। तो हमें वो 4-5 लाख वो युवा ही नहीं मिलते हैं, कौन किस युवा का रोजगार लग गया? जी अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो उस पर लाठीचार्ज FIR कर हो दिया जाती जाता है। तमाम छात्र वहाँ लखनऊ में लाठीचार्ज हो रहा है। जी हवाई योजनाएं हैं। जी 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 अर्जुन जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने समस्त महारेरा विधानसभा की आदरणीय जनता से कहना चाहूँगा कि इस बार जात धर्म से ऊपर उठ के एक अच्छी सरकार चुने, एक अच्छी पार्टी को चुने और हमारे चुनाव चिन्ह झाड़ू पे वोट दे के हमें आशीर्वाद दें। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया व आभार। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आप लोगों को हमारे प्रयास पसंद आते हैं तो आपके अपने इस YouTube चैनल डिमांडिंग अहीर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।